हेलो स्टूडेंट्स, साइंस गुरुकुल नारायणपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जगत मोनेरा की, जो पंच जगत प्रणाली का सबसे पहला जगत है। हमने पिछले वीडियोस में पंच जगत प्रणाली का जिक्र किया था, जहां सजीवों को 5 जगतों में बांटा गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। उसमें भी हमने पहला जगत लिया, मोनेरा जगत। मैंने आपको बताया था मोनेरा जगत में उन सजीवों को रखा जाता है जिनका शरीर कैसा होता है, एक कोशिकीय, अर्थात जिनके शरीर में केवल एक कोशिका पाई जाती है। तो जब एक कोशिका पाई जाती है तो सारे जो इनके दैनिक कार्य हैं, जो इनकी सजीव क्रियाएं हैं, वो सब एक कोशिका के अंदर होती हैं। ये प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक शब्द का मतलब मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में। हिंदी में हम जिसको असीम केंद्रकी कहते हैं, अर्थात जिसके केंद्रक की कोई सीमा नहीं होती। इसका मतलब इनके केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ये जो खासियतें हैं, ये कौन से जगत के सदस्यों में होती है? मोनेरा जगत के सदस्यों में। और मोनेरा जगत के सदस्यों में हम जिस उदाहरण पर पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, वो है जीवाणु, यानी बैक्टीरिया। तो आज इसी से स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने जीवाणु का एक चित्र आपको बताया था, और मैंने आपसे कहा था वो चित्र आप अपनी कॉपी में बना भी सकते हैं। जिस चित्र को मैं रफली समझा दूँ आपको, क्योंकि ये चित्र मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूं। उस चित्र के बारे में आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जीवाणु की अगर हम संरचना की बात करें तो उसमें 3 परत होती है। सबसे बाहर जो परत होती है उसको हमने नाम दिया था श्लेष्मा की परत, जिसको अंग्रेजी में कैप्सूल नाम दिया था हमने। उससे भी अंदर होती है कोशिका भित्ति, और सबसे अंदर जो परत होती है तीसरे नंबर की, वो होती है कोशिका झिल्ली। अर्थात सबसे अंदर की तरफ झिल्ली, उसके बाहर कोशिका भित्ति, उसके बाद श्लेष्मा परत। गमन क्रिया करने के लिए इनके पास पाए जाते हैं कशाभिका, क्योंकि जब एक कोशिकीय शरीर है तो गमन क्रिया करने के लिए हाथ या पैर नहीं होंगे। इनके पास एक विशेष अंग होता है जिसे बोलते हैं कशाभिका। केंद्रक इनके पास नहीं होता, इसलिए इनका आनुवंशिक पदार्थ बिखरा हुआ रहता है, जिसके लिए हम जाल जैसी संरचना बनाते हैं। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती। उसका जैसा काम करने के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे बोलते हैं मीजोसोम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 1 नंबर का चित्र बन सकता है। अब इसी चित्र को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कुछ और खासियतें हम जीवाणु से संबंधित पढ़ते हैं। जैसे जीवाणु में हम पढ़ रहे हैं जीवाणु का पोषण, अर्थात जीवाणु किस प्रकार से पोषण करते हैं। प्रकृति में जो सजीव होते हैं वो पोषण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। अर्थात प्रकृति में सजीव 2 तरह के हैं। या तो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, जिन्हें स्वपोषी कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो ये खासियत तो आप जानते हैं कि इनके पास है पादप कोशिकाओं के पास। पादप कोशिकाएं अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकती हैं। और विषमपोषी में वो सजीव आते हैं जो अपना पोषण स्वयं तैयार नहीं कर सकते। ये पोषण के लिए किन पर निर्भर है? पौधों पर निर्भर है। इसके अंदर कौन आते हैं? जंतु कोशिकाएं आती हैं। तो अब मैं आपसे सामान्य बात करूं, जैसे मानव किस में आएगा? विषमपोषी में। अर्थात मानव अपने शरीर में अपना पोषण तैयार नहीं कर सकता। लेकिन नीम या कोई अन्य पौधा वो किस में आएगा? स्वपोषी में आएगा, क्योंकि पौधे अपना पोषण स्वयं तैयार कर सकते हैं। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है जीवाणु, जो सबसे सरल सजीवों में आता है।
और जीवाणु के अगर हम पोषण की बात करें तो जीवाणु में कुछ सदस्य विषमपोषी है, कुछ सदस्य स्वपोषी है, अर्थात जीवाणु में ये दोनों गुण होते हैं। कुछ जीवाणु अपना पोषण स्वयं तैयार कर सकते हैं, जैसे मैं एक बड़े उदाहरण लूं, रसायन संश्लेषी जीवाणु। ये वो जीवाणु हैं जो रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में अपना भोजन बना सकते हैं। और विषम पोषी के अंतर्गत वो जीवाणु आते हैं जो अपना पोषण तैयार नहीं कर सकते, तो फिर ये पोषण प्राप्त कैसे करते हैं? इनमें कुछ जीवाणु तो ऐसे होते हैं, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी वर्ड अपने लिए काम का है, 1 नंबर के लायक सवाल है। मृतोपजीवी, मृत के ऊपर जीवन यापन करने वाला, अर्थात ये वो जीवाणु है जो मरी और सड़ी गली वस्तुओं पर या गंदगी पर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे देखिए, आपने अक्सर देखा है जब पशु है जैसे गाय भैंस ये मर जाते हैं तो इनकी जो डेड बॉडी है उसको खुले में पटक देते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उसके पूरे शरीर का अपघटन हो जाता है, यानी कोई ना कोई सूक्ष्म जीव है जो उसके मरे शरीर का अपघटन कर देते हैं। ऐसे ही गोबर को सड़ाने के लिए भी इसी तरह के जीवाणु चाहिए जो गोबर या गंदगी को सड़ाकर गैस तैयार करते हैं। तो मृतोपजीवी जीवाणु वो जीवाणु है जो मरी या सड़ी गली वस्तुओं को सड़ाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं परजीवी। परजीवी वो जीवाणु हैं जो दूसरे सजीवों के शरीर के अंदर रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कई ऐसे जीवाणु हैं जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। वो मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मानव के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। तो वो पोषण के हिसाब से कैसे हैं? परजीवी, अर्थात वो मानव के शरीर में प्रवेश करके मानव के शरीर से क्या प्राप्त कर रहे हैं? पोषण प्राप्त कर रहे हैं, बदले में मानव के शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही कुछ जीवाणु इस टाइप के भी होते हैं जिन्हें बोलते हैं सहजीवी। सहजीवी वो जीवाणु होते हैं जो दूसरे सजीव के शरीर में रहते हैं लेकिन उसको फायदा पहुंचाते हैं। तो देखो क्या अंतर बना इन दोनों के बीच में। ये दोनों ही किसी दूसरे सजीव के शरीर में रहते हैं, पर अंतर है, परजीवी दूसरे सजीव के शरीर में रहता है लेकिन उसको नुकसान पहुंचाता है। जैसे कुछ रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, जैसे टीबी जो बीमारी है, क्षय रोग जिसको बोलते हैं, वो एक रोगाणु की वजह से होती है, लेकिन वो जो रोगाणु है हमारे शरीर के अंदर रहता है, तो उसको तो हमारे शरीर में रहने के लिए जगह मिल गई, हमारे से इसे पोषण प्राप्त करता है, बदले में हमें टीबी रोग उत्पन्न दे रहा है, तो वो कैसा है? परजीवी। लेकिन कुछ जीवाणु जो हमारे शरीर में रह रहे हैं पर हमें फायदा पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें बोलेंगे सहजीवी। तो ये जीवाणुओं का पोषण प्राप्त करने का अलग अलग तरीका है। वो अपना पोषण तैयार भी कर सकते हैं, वो अपना पोषण तैयार नहीं भी करते हैं। तो नहीं करते तो फिर पोषण प्राप्त कैसे करते हैं? या तो सड़ी गली वस्तुओं से या दूसरे सजीवों से प्राप्त करते हैं। तो ये जीवाणु में पोषण से संबंधित कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट शब्द आता है श्वसन। शुरुआती वीडियो में हमने बात की थी सजीवों का गुण है श्वसन, अर्थात सजीव श्वसन क्रिया करते हैं। तो जीवाणु एक सजीव है, तो जीवाणु भी क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है। अब श्वसन क्रिया 2 प्रकार के जीवाणु कर सकते हैं, या तो ऑक्सी श्वसन और या अनॉक्सी श्वसन। और आपको याद होगा ये दोनों ही शब्द 10वीं क्लास में है। ऑक्सी श्वसन ऐसा श्वसन होता है जो किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जबकि अनॉक्सी श्वसन एक ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो जीवाणु परिस्थिति के अनुसार श्वसन क्रिया दोनों ही तरह की कर सकते हैं, अर्थात जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी कार्य कर सकते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कार्य कर सकते हैं। श्वसन क्रिया के पश्चात जीवाणु क्या तैयार करते हैं? ऊर्जा, और इस ऊर्जा का उपयोग करके जीवाणु अपनी दैनिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। सजीव जो भी होते हैं उनका मुख्य गुण होता है उत्सर्जन, अर्थात सजीव अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकालते हैं। अब जीवाणु के शरीर में उत्सर्जन क्रिया करने के लिए कोई अंग नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब अनेक कोशिकाएं आपस में मिलती है तो कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? ऊतक।
ऊतकों के आपस में मिलने से क्या बनता है? अंग, और अंगों के मिलने से क्या बनता है? तंत्र। लेकिन जब जीवाणु के शरीर में एक ही कोशिका है तो उसमें कोई विशेष अंग या तंत्र होंगे क्या? नहीं। तो फिर ये उत्सर्जन क्रिया करेगा कैसे? जीवाणु शरीर जो उत्सर्जन करता है वो करता है विसरण के नियम से, अर्थात ये गंदगी विसरण के नियम से बाहर निकाल। अब विसरण का नियम क्या है? विसरण का नियम 9th क्लास का टॉपिक है। जैसे मान लीजिए सेंट की शीशी है, सेंट यानी इत्र। तो जब शुरू में हम इसको खोलते हैं, इसके ढक्कन को खोलते हैं, तो इसकी महक धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगी। अर्थात अणु या आयन अपनी ज्यादा मात्रा से कहाँ चलते हैं? कम की तरफ चलते हैं। मान लीजिए, मैंने एक और उदाहरण बताता हूं आपको। मान लीजिए हमने बात की, एक बीकर लिया, इसमें हमने पानी भर लिया और मैंने इसमें जो नीला रंग देता है कपड़ों को, उसकी एक बूंद डाली। शुरू में ये पूरा पानी कैसा है? रंगहीन है, क्योंकि जल का कोई रंग नहीं होता। लेकिन जैसे हम इसमें नील डालते हैं, तुरंत ये नीलापन चारों तरफ क्या लगने और बिखरने लगता है। तो ये नीलापन अपनी ज्यादा मात्रा से कहाँ चला गया? कम की तरफ। तो धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा? रंगहीन से रंगीन हो जाएगा, और रंगीन भी कौन से कलर का हो जाएगा? नीले कलर का हो जाएगा। अर्थात जो ठोस है या द्रव है या गैस है, इनका एक गुण होता है, ये हमेशा अपनी ज्यादा मात्रा से कहाँ चलते हैं? कम की तरफ। तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है जीवाणु के, वो विसरण के नियम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे जैसे शरीर में गंदगी बनती है, वैसे वैसे बाहर उत्सर्जित होती रहती है। ये जीवाणु के मुख्य गुणों में से कुछ गुण हैं जिन पर हमें अपने सिलेबस में बात करनी है। नेक्स्ट गुण है जनन। सजीवों में हमने पढ़ा था सजीव जनन करते हैं, अर्थात सजीव अपने समान सजीव उत्पन्न करते हैं। जीवाणु में जो जनन का तरीका है वो मुख्यतः होता है अलैंगिक। अलैंगिक जनन के अंदर कोई विशेष जनन अंगों की जरूरत नहीं होती। जीवाणुओं का अलैंगिक जनन करने का सबसे मुख्य तरीका है विखंडन विधि। विखंडन विधि का मतलब नाम से स्पष्ट है, विखंडन। अर्थात इस विधि में, जैसे ये जीवाणु कोशिका का शरीर है, तो जीवाणु कोशिका का शरीर कितनी कोशिका में बढ़ जाता है? 2 में बढ़ जाता है। विखंडन का मतलब जीवाणु का कोशिका है, उसका शरीर टूट जाता है और टूटकर टुकड़े बना लेता है। ये विधि जीवाणुओं में जनन करने की सबसे मुख्य विधि है, जहां जीवाणु कोशिका टूटकर अपनी संतान उत्पन्न करती है। इसके अलावा जीवाणु में लैंगिक जनन भी होता है, पर बहुत सरल प्रकार का होता है। मेन तरीका अलैंगिक ही होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी जीवाणु से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां जिनको हमें अपने सिलेबस में यूज करना है। अब हम आगे बात करेंगे जगत मोरेरा के कुछ अन्य सदस्यों पर। यह बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।